नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वैसे तो नरेंद्र मोदी जब से उन्होंने तीसरी बार शपथ ली है, जब वो 240 पर आए हैं, तभी से लगातार उनके उल्टे दिन लगे हुए हैं, या यूं कहें कि पहले वाले उनके जो अच्छे वाले दिन थे वो चले गए हैं। पहले जहां वो चुटकियों में बिल पास करवा लेते थे, कानून बनवा लेते थे, अब वो बात नहीं रही है। आज संसद के अंदर बजट का दूसरा सत्र शुरू हो रहा है। 4 अप्रैल तक यह बजट का दूसरा सत्र चलेगा, यानी मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो अगले 25 दिनों तक संसद के अंदर घमासान रहेगा। और यह घमासान एक मुद्दे पर नहीं है, विपक्ष के पास में कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष तैयारी कर रहा है। और आज से ही संसद में जोरदार तरीके से हंगामा देखने को मिलेगा। और सवाल अब यह है कि नरेंद्र मोदी अपना बचाव कैसे करेंगे। संसद में बजट का पहला सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ और 13 फरवरी तक चला। दूसरा सत्र जिसकी आज शुरुआत हो रही है 10 मार्च से और 4 अप्रैल तक, यानी अगले 25 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा संसद के अंदर वो होगा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के अंदर टैरिफ को लेकर के जिस तरीके से भारत में बवाल मचा हुआ है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ लगा रहे हैं और टैरिफ लगा करके भारत के बाजार को तहस नहस कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। बड़ी बात यह है कि पिछला जो बजट का पहला सत्र हुआ था उसमें भी अमेरिका का मुद्दा जोर शोर से उठा था और उस वक्त में प्रवासी भारतीयों को अवैध तौर पर प्रवासी भारतीयों को भारत में लाया गया था और उस वक्त में हथकड़ियां बेड़ियां पहना करके लाया गया था, जिसकी तस्वीरों को लेकर के संसद में जोरदार तरीके से हंगामा हुआ। लेकिन अब जो हंगामा होगा वो शेयर बाजार को लेकर के होगा। अब हंगामा होगा डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर के होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत अपना टैरिफ जो है वो कम करने के लिए तैयार हो गया, जबकि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं गया। पीयूष गोयल अमेरिका में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बयान जारी कर दिया। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच में वार्तालाप भी नहीं हुई और उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा बयान जारी कर दिया। तो ऐसे में सरकार से विपक्ष पूछेगा कि टैरिफ को लेकर के और डोनाल्ड ट्रंप लगातार वहां पर जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, इसको लेकर के आपका जवाब क्या है। जाहिर सी बात है वो $21 मिलियन भेजे हैं या $21 मिलियन भारत में वोटिंग को बढ़ाने के लिए भेजे हैं, वो मुद्दा तो खत्म हो गया। तो सरकार के पास में जो एक मुद्दा था कि पहले यहां पर पैसा भेजा जा रहा था, सरकार को गिराने की साजिश चल रही थी, वो सारी बातें उनकी तो हवा निकल गई, वो तो चल नहीं पाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के नरेंद्र मोदी बैकफुट पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी अपना मित्र बताते थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बताते थे। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक लगातार झटके पर झटका दे रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी सरकार को जो है वो संसद के अंदर विपक्ष घेरेगा, जवाब देना पड़ेगा कि टैरिफ को लेकर के आप क्या करेंगे। केवल जो है वो घर के अंदर ही दहाड़ते रहेंगे, घर के अंदर ही शेर बने रहेंगे, या फिर संसद में भी जाकर के आप जो है कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को एक सख्त संदेश देंगे कि अब ये चलने वाला नहीं है। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो। तो जैसे आप देश के विपक्ष पे, देश के मीडिया पर, देश की सिविल सोसाइटी पर, अपने कैबिनेट कोलीग्स पर, लाल कृष्ण आडवाणी पर, मुरली मनोहर जोशी पर दहाड़ते हो, उसकी आधी दहाड़ डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको यह वादा कर सकते हैं, बस इतना बता दो कि आप क्या सिर्फ घर पर ही शेर बने हुए या बाहर भी कुछ दिखाओगे। मुद्दा केवल अमेरिका नहीं है, मुद्दा केवल ट्रंप नहीं है, बल्कि सरकार और भी कई सारे मुद्दों पर फंसी हुई है। मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन मणिपुर के हालात अब भी बद से बदतर हैं। मणिपुर में अभी भी हिंसा की खबरें निकल करके सामने आ रही है और मणिपुर में आज अमित शाह मणिपुर को लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को यानी आज
मणिपुर का बजट भी पेश करेंगे, क्योंकि एन बीरेन के इस्तीफे के बाद में, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद में 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। तो मणिपुर भी अभी भी सरकार के माथे पर चिपका हुआ है और एक तरीके से सरकार का बदनुमा दाग है जो पीछा नहीं छोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा पाए, ये एक सच है। मणिपुर को लेकर के विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, तब जाकर के नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर अपना मुंह खोलने का काम किया और अभी भी मणिपुर में हिंसाएं लगातार जारी है। तो मणिपुर भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के सरकार को संसद के अंदर जवाब देना पड़ेगा। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल Question hour. 141 Dr. CM Ramesh. Speaker said, the people and parents, children of Anakapalli are thankful to person. दूसरा बड़ा मुद्दा याद करिए, संसद का बजट का जो पहला सत्र आया था उसमें राहुल गांधी ने जब अपना भाषण दिया था तो राहुल गांधी ने कहा था कि हम मतदाता सूची चाहते हैं, लेकिन अभी तक ना उसको लेकर के लोकसभा की तरफ से कुछ कहा गया है चुनाव आयोग को, और ना चुनाव आयोग ने उस पर कोई स्पष्ट जवाब दिया है। और अब एक नया मुद्दा निकल करके आ गया है, ईपिक नंबर, यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड पर जो नंबर होता है वो नंबर सेम है। ये आरोप जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। बाद में चुनाव आयोग ने इस गलती को कबूल करने का काम किया कि 10 को पुरानी समस्या है, हम 3 महीने में इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन सवाल उसके बाद में ये खड़ा हो गया, चुनाव आयोग ने जैसे इस बात को स्वीकार किया उसके बाद में सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या महाराष्ट्र में, हरियाणा में बड़े लेवल पर इसी के जरिए खेल किया गया है, क्या दिल्ली के अंदर इसी के जरिए बड़ा खेल किया गया है, क्या विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से निष्पक्षता नहीं बरती गई चुनाव आयोग की तरफ से। इसको लेकर के जो है वो जोरदार हंगामा, यानी चुनाव आयोग एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग विपक्ष की सूची में है, जिस पर जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद में सरकार की तरफ से हो सकता है कि अपने बचाव में महाकुंभ को लाया जाए और महाकुंभ की महिमा का जो है वो महिमा मंडन किया जाए, लेकिन सब जानते हैं कि महाकुंभ में सरकार ने जिस तरीके से चीजें की है वो बहुत ज्यादा उसको कोई राहत देने वाली नहीं है। चाहे वो दिल्ली के अंदर भगदड़ हुई हो और भगदड़ में लोग मारे गए हो, वो मुद्दा भी उठेगा फिर उसके साथ साथ। तो महाकुंभ को लेकर के सरकार अपनी वाहवाही करने की जरूर कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष के पास में महाकुंभ पर जोरदार पलटवार करने के लिए कई सारे तथ्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बजट का ये दूसरा सत्र जब आ रहा है तो इसमें क्या वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के सरकार अब आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी? क्या वक्फ बोर्ड बिल वो सरकार जो है वो पटल पर रखने का काम करेगी? क्या उसको पास करवाने का काम करेगी? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के नीतीश कुमार और नायडू, उन दोनों खेमों से नाराजगी की खबरें निकल करके सामने आती रही। बार बार सरकार जो उसको टालने का कोशिश कर रही है, जेपीसी में उसको भेज दिया गया, विपक्ष भी इस पर हमलावर है। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड बिल को सरकार रखेगी या नहीं रखेगी, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद में होली का त्यौहार आ रहा है, लेकिन होली के त्यौहार से पहले जिस प्रकार से सरकार की तरफ से कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की गई, संबल के अंदर एक सीओ है जो बयान देते हैं कि भाई जुम्मा तो साल में 52 बार आता है और होली सिर्फ एक बार आती, इसलिए आप जो है होली के दिन घर से बाहर मत निकलिए, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो रंग से परहेज मत करिए। और सेम एज इट इज बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से दोहरा दी गई। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अफसर का जो है बचाव करने का काम किया। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश के माहौल को जिस तरीके से गरमाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में क्या संबल के सहारे या होली के मौके पर कोई बहुत बड़ी जो है वो साजिश
या कोई बहुत बड़ी अनहोनी की आहट है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को भी सामने रखा जाए कि सरकार कैसे अपने सरकारी अफसरों के जरिए अब ध्रुवीकरण कर रही है। अभी तक तो ये काम भाजपा के नेता करते थे, आईटी सेल के लोग करते थे, छुटभइये नेता करते थे, लेकिन अब सरकारी नौकरों को इस काम में लगा दिया गया है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सीओ अनुज चौधरी, इन्होंने तो जो बयान दिया सो दिया, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने खुल करके आज तक चैनल के मंच पर जाकर के इनका बचाव करने का काम किया। उन्होंने कहा कि वो एक पहलवान है और पहलवान की भाषा में बोल रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ यहां पर यह बात नहीं समझा पा रहे हैं कि वो पहलवान आज पुलिस की वर्दी में है, और जब वो पुलिस की वर्दी में है तो जाहिर सी बात है पुलिस की ट्रेनिंग भी ली है। क्या अब योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस को इस प्रकार की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं? बहुत सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। हालांकि अनुज चौधरी पर शिकंजा भी कसा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने उनका बचाव करने का काम किया है, तो ऐसे में दूसरे अफसरों के लिए भी रास्ता खोल दिया है कि आप इसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक बयान दीजिए। यह अफसरों का काम होता था नहीं, यह अफसरों का काम होता था कि रोकना। अगर कोई सांप्रदायिक बयान देता है तो उसको रोका जाए, लेकिन यहां पर उल्टा खेल हो रहा है। यहां पर तो योगी आदित्यनाथ एक अलग मॉडल पेश कर रहे हैं कि अगर आप कोई सांप्रदायिक बयान देते हैं या फिर आप ऐसा माहौल तैयार करवा देते तो आपके लिए एक बड़ा रास्ता खुल सकता है और आपके लिए मुख्यमंत्री खुद से बचाव में उतरेंगे, मुख्यमंत्री आपकी वाहवाही करेंगे। तो एक ये अजीब सा मॉडल जो है वो योगी आदित्यनाथ ने खड़ा कर दिया है। होली साल में एक बार में पढ़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। योगी आदित्यनाथ खुद अगर वाहवाही कर रहे हैं, खुद जो है वो योगी आदित्यनाथ अगर वो ये कह रहे हैं कि 2 बजे तक अपने घरों में रहें, स्थगित की जा सकती है नमाज, कोई कंपलसरी नहीं है, तो फिर बताइए अफसरों के हौसले क्यों नहीं बुलंद होंगे? और फिर बताइए कि आप सरकार की व्यवस्था या फिर लोगों की जो एक उम्मीद होती है, आस होती है कि अगर कोई मनचला गुंडा डकैत अगर वो हमारे साथ में गलत करेगा तो हम सरकार के पास में, पुलिस के पास में जा सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस वही काम करने लग जाए तो फिर लोग किसके पास में जाएंगे? और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। सरकार की एक तरफ संसद के अंदर कोशिश होगी कि वो अपना काम करवाए, निर्मला सीतारमण उनको भी कई सारे बिल जो है वो पेश करने हैं, और वहीं साथ ही साथ वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के सरकार हो सकता है कि आगे बढ़ने का प्रयास करे, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दों पर जवाब चाहता है। टकराव दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी कब तक नहीं बोलेंगे? वैसे तो हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी शुरुआत के 2-3 दिन तो ऐसे ही निकाल देते हैं, और वो तो परंपरा के तौर पर जब मीडिया के सामने भी आते हैं तो कुछ ना कुछ चुभने वाली बात कह देते हैं। ऐसी बात जो बतौर प्रधानमंत्री उनको नहीं कहनी चाहिए वो बात भी वो कह देते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि संसद का सत्र वो कैसे आगे बढ़ता है और ऐसे में विपक्ष सरकार को कैसे घेरने का काम करता है। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है।
मैं माननीय सदस्यों को आग्रह करता हूं अपनी सीट पर जाकर विराजे, सदन को चलने दें। सदन आपका है, अच्छे उत्साह और रंग में सदन शुरू हुआ है। जाइए, अपनी अपनी सीट पर जाइए। कोई बात है तो आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। बोलने का मौका देंगे नहीं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।